कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। अब स्टीरियो सेंटर क्या है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ एटम्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेशन और असाइनमेंट। रिप्रेजेंटेशन 4 तरह के होते हैं, वेज-रेस रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए रिप्रेजेंटेशन के अगर हम मीनिंग की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे शो कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कैसे हम उसको देख रहे हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। असाइनमेंट, मॉलिक्यूल को देखने के बाद, मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको पहचानने के लिए कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करते हो, या हम कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर वो उसका क्या होता है, असाइनमेंट कहलाता है। असाइनमेंट में आपके दे रखे डी और एल, ध्यान रखना कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। डी एल, आर एस, सिस ट्रांस, ई जेड, ई टी सी और भी हो सकते हैं, मेनली ये 4 हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमने कहा था रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, या हम मॉलिक्यूल को कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप को मैं क्या कहा कि ये प्लेन में प्रेजेंट है, ये मैंने प्लेन ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ये मैंने प्लेन इमेजिन किया कि ये प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या मान लिया, प्लेन मान लिया। बोर्ड का जो प्लेन है वो मैंने इसको क्या मान लिया, प्लेन मान लिया। तो यहाँ पर ये और ये जो है ये क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। और ये वाले की अगर हम बात करें तो ये प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, या हम कहें टुवर्ड्स द व्यूअर है, देखने वाले की तरफ है। और ये हम क्या कह सकते हैं, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर या अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो आपने क्या देखा कि हमने वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करा है। 4 में से 2 ग्रुप हमने क्या माने, प्लेन के अंदर माने। जैसे ये आपके सिंपल लाइन जो है वो किसको बता रही है, लाइज ऑन द प्लेन ऑफ, सिंपल लाइन जो है वो आपको क्या बता रही है, लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब ये जो ग्रुप हैं ये क्या है, प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल चेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखिए ये जो ग्रुप हैं ये प्रिंसिपल चेन को बता रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है प्रिंसिपल चेन, उसको ये ग्रुप बता रहे हैं। ये आपके क्या है, कायरल सेंटर है। ये आपके क्या है, कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर आप जानते हैं क्या होता है, चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कायरल सेंटर उसको आप कह सकते हो। इसके बाद बात करें वेज की, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये आपके क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, या टुवर्ड्स द व्यूअर हो जाएगा। डैश की बात करें, लाइज अवे फ्रॉम द व्यूअर या बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो एंगल है वेज डैश, इसके अंदर कभी भी नहीं आने चाहिए। ये हमेशा इस एंगल के क्या होने चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो एंगल है वेज डैश, इसके हमेशा क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। दूसरी बात यह है कि वेज और डैश ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप वेज को नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, डैश को ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की जिसमें कि 2 किरल कार्बन प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है एक्लिप्स और एक होती है स्टैगर्ड। एक्लिप्स उस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं जिसमें एटम्स क्या होते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये जो तीनों ग्रुप है ऊपर वाले कार्बन के और नीचे वाले कार्बन के जस्ट आमने सामने हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब देखिए एक्लिप्स को इसने कैसे रिप्रेजेंट करा है, ये और ये जो ग्रुप है और ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इस टाइप से है कि यहाँ पर ये जो है ये और ये जो है ये प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला ग्रुप वेज पे है, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये वाला ग्रुप वेज पे है, टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये डैश पे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये डैश पे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो ये बात, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, एक्लिप्स का है। एक्लिप्स को आप सिसॉइड भी कह सकते हैं और सिन पेरिप्लेनर भी कह सकते हैं। अब बात आती है स्टैगर्ड की। तो स्टैगर्ड में क्या करा हमने कि इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो जब हमने ऐसे रोटेट किया तो ये वाला प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के अंदर है और ये प्लेन के अंदर है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं।
इसके बाद ये प्लेन में था तो ये जो है ये वेज पे है और ये जो है ये क्या है डैश पे है। ये प्लेन के अंदर है, ये वेज पे है और ये क्या है डैश पे। इसको हम क्या कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ट्रांसोइड और एंटी पेरिप्लेनर। अब देखिए यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर जो आपके आगे भी काम आएगा। अब या आपने देखा ये यहाँ पर है तो ये क्या है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो प्लेन था ये क्या हो गया अब जस्ट अपोजिट प्लेन हो गया। अब ये इस साइड में है तो ये क्या है इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये वेज पे तो ये वाला क्या है डैश पे, ये वाला वेज पे है तो ये जस्ट इसके अपोजिट क्या हो गया डैश पे हो गया। तो ये बात थी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की, किसकी थी स्टैगर्ड और किसमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में। तो ये तो था वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस का फॉर्म है सिंपल सा, और यहाँ पर अगर इसको वेज डैश के फॉर्म में शो करना चाहें तो ये इस टाइप से है। तो देखो इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो वेज पे हैं और जो वर्टिकल वाले हैं वो क्या हैं डैश पे हैं। तो ये आपके कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा जो हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप हैं वो क्या हैं वेज पे हैं और जो वर्टिकल पे ग्रुप हैं वो क्या हैं डैश पे हैं। वर्टिकल पे जो ग्रुप है वो किसको बता रहे हैं प्रिंसिपल चेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो देखिए सिंपल सा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल वाले वेज पे और वर्टिकल वाले डैश पे। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन कैसे होगी और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कैसे होगी, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये केवल एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन को शो करता है, स्टैगर्ड को शो नहीं करता। तो देखिए एक्लिप्स को ये कैसे शो करेगा, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और अगर वेज डैश के फॉर्म में देखें तो ये इस टाइप से होता है। अब देखिए इसको देख के आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ये तो प्लेन में है, ये वेज पे है और ये डैश पे है। तो जब आप इसको शो करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये प्लेन में है, ये दोनों वेज पे हैं, ये दोनों वेज पे हैं, ये डैश पे है और ये डैश पे। तो ये किसको बता रहा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कौन सी फॉर्म को एक्लिप्स फॉर्म को। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्टैगर्ड फॉर्म को शो नहीं करता, क्योंकि अगर आप स्टैगर्ड ट्राई करेंगे तो ये मान लीजिए डैश पे है और इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये वेज पे आ जाएगा और वर्टिकल फॉर्म में वो वेज पे होता नहीं है। तो देखिए हमने देखा कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम केवल एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है चेंज करा है। चेंज का मतलब ये आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसमें 4 ग्रुप है, उसको मैंने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, ठीक है, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं। इसको मैंने कहा ए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा फर्स्ट चेंज का मतलब ये है कि मैंने जो 4 ग्रुप प्रेजेंट थे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में उसमें से कोई 2 ग्रुप को क्या कर दिया आपस में इंटरचेंज कर दिया या आपस में एक्सचेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो 1 की जगह क्या आ गया 2 और 2 की जगह क्या आ गया 1। तो ये तो था फर्स्ट चेंज किसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में। इसके बाद मैंने जो आया कॉन्फ़िगरेशन उसको मैंने कहा बी। इसके बाद मैंने वापस एक और चेंज किया तो ये सेकंड चेंज है किसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट चेंज है और ए के रेस्पेक्ट में क्या है सेकंड चेंज है। अब मैंने क्या करा 4 और 3 को इंटरचेंज किया। अब देखिए जो एक्सचेंज आप करोगे या ग्रुप को इंटरचेंज करोगे आप कोई से भी 2 ग्रुप को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपने 4 और 3 को इंटरचेंज किया, तो जब आपने 4 और 3 को इंटरचेंज किया तो 3 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने क्या कहा सी। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऑड चेंजेस करेंगे, ऑड चेंजेस का मतलब है या तो 1 चेंज करेंगे या 3 चेंज करेंगे या 5 चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तक ही शो करा है, आप चाहो तो और फर्दर ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप केवल 1 चेंज करते हैं तो 1 चेंज के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी या हम कह सकते हैं ऑड चेंज करते हैं उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी उनमें जो रिलेशन होगा स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर में जो आपको प्राप्त हुई है, जो आपको ऑब्टेन हुई है स्ट्रक्चर, उसमें क्या रिलेशन होगा वो आपस में क्या होंगे इनैंशोमर। क्या होंगे आपस में इनैंशोमर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में कितने चेंज का डिफरेंस है 1 चेंज का। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी, या मैं कह सकता हूँ बी और सी में भी 1 चेंज का डिफरेंस है। सेकंड चेंज तो ए के रेस्पेक्ट में है, तो मैं कह सकता हूँ बी एंड सी ये आपस में क्या है इनैंशोमर है। मतलब ए और बी आपस में इनैंशोमर है और बी और सी आपस में क्या है इनैंशोमर, क्योंकि इनमें कितने चेंज का अंतर है 1, ठीक है। अब बात करें हम इवन चेंज की तो देखिए यहाँ पर ए और सी की अगर मैं बात करूँ
तो इनमें 2 चेंज का डिफरेंस है। तो इवन चेंज का मतलब 2 चेंज भी हो सकते हैं, 4 चेंज भी हो सकते हैं और 6 चेंज भी हो सकते हैं। तो जब मैं बात करूँगा इवन चेंज की, तो जब यहाँ पर ए और सी के रिलेशन की बात आएगी तो ये आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल, या इसको हम होमोमर भी कह सकते हैं। तो आपके कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऑड चेंज करेंगे तो रिलेशन होगा इनएंशियोमर, और इवन चेंज करेंगे तो रिलेशन होगा आइडेंटिकल या फिर होमोमर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी या जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिलेगा उसमें और स्टार्टिंग वाले में क्या रिलेशन होगा कि वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल। देखिए हम यहाँ देखते हैं इसको रोटेट करके, ये मैंने कहा 1 किरल कार्बन वाला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसको जब मैं 180 डिग्री से रोटेट करूँगा तो देखिए क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में वो कहाँ आ जाएगा, राइट में। तो देखिए 1 जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 2 राइट में था तो 2 कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में, और 4 लेफ्ट में तो कहाँ आ जाएगा, राइट में। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, या हम कह सकते हैं होमोमर है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपके 2 किरल कार्बन प्रेजेंट है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए 1 ऊपर था तो 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 नीचे था तो 6 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब देखिए गलती हम क्या कर सकते हैं कि 2 को हम यहाँ लिख दें और 3 को हम यहाँ लिख दें, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर ये आपके ग्रुप चेंज हो गया। ऊपर 6 है तो आपको ध्यान रखना है कि 6 के साथ 5 और 4 जुड़े हुए हैं। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, 5 लेफ्ट में था तो 5 राइट में आ जाएगा और ये 4 लेफ्ट में आ जाएगा। 2 राइट में था तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसको आप एक चीज़ से और कंफर्म कर सकते हैं कि 1 के क्लॉक में 2 था तो 1 के क्लॉक में क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, और 6 के क्लॉक में 5 था तो 6 के क्लॉक में क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो जब आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल। 4th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए पहले हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो जब आप इसको पूरे को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2, 3 और ये 4। तो आपने देखा था कि पिछले पॉइंट में जब आपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट किया था पूरे मॉलिक्यूल को, तो वो आपके रिलेशन क्या आया था, आइडेंटिकल या होमोमर। लेकिन जब आप 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, ये आपस में क्या होंगे, इनएंशियोमर। क्या होंगे, इनएंशियोमर। इसका मेन कारण क्या है कि जो वर्टिकल पे ग्रुप थे वो हॉरिजॉन्टल पे आ गए और जो हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप थे वो किस पे आ गए, वर्टिकल पे आ गए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में 4 ग्रुप है। यहाँ पर 4 में से अगर आप किसी को भी एक ग्रुप को फिक्स करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 को कर लिया, आप चाहे तो 2 को, 3 को, 4 को, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको 90 डिग्री से रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज करेंगे। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पहले क्या आएगी, ये एक फिक्स है, ठीक है, ये एक फिक्स है। इसके बाद 2 जो है वो यहाँ आ गया, ये 3 और ये 4। तो अब इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या हम कह सकते हैं होमोमर होंगे। तो जब आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में 4 ग्रुप दे रखे हैं, अगर आप किसी भी एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट करें 90 डिग्री से, तो जो आपको रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिकल। देखिए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उसमें उनको सॉल्व करने में जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर आपके RS नॉमेनक्लेचर भी है, जिसकी हेल्प से भी आप जो है 2 स्ट्रक्चर में या 2 आपके जो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है उसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि वो आइडेंटिकल है, होमोमर है, इनएंशियोमर है या ETC। तो आप एक तो आज जो आपने क्लास पढ़ी है उसकी हेल्प से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा, और हम जो RS नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उससे तो आपको और 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।